રોકાણ માર્ગદર્શન વાત બચતની. આજના કાર્યક્રમમાં પારંપરિક હસ્તકલા દ્વારા રોજગારના અવસર અને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કારીગરોને સહયોગ એ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે ભારત સરકારના હસ્તશિલ્પ સેવા કેન્દ્ર ભુજ કચેરીના સહાયક નિદેશક શ્રી રવિવીર ચૌધરી. મુલાકાત લઈ રહ્યા છે મનોજ સોની. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, રોકાણ માર્ગદર્શન કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે જે આપણા હસ્તશિલ્પ કારીગરો છે, કચ્છ આખું જે છે એ કારીગરો, એમાં અનેક જાતની કળાઓ છે અને એ બધી કળાઓના જે કારીગરો છે એમને વધારે ને વધારે કેમ લાભ થાય, એ જે એમની પોતાની પ્રોડક્ટ છે જે બનાવે છે એ વધુને વધુ વેચી અને વધારે ને વધારે નફો કેમ મેળવી શકે, એના માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં શ્રી રવિવીર ચૌધરી સાહેબ ઉપસ્થિત છે, જેઓ સહાયક નિદેશક છે હસ્તશિલ્પના વિકાસ આયુક્ત હસ્તશિલ્પ કાર્યાલય ભારત સરકાર દ્વારા જે ચલાવવામાં આવે છે. અને આ હસ્તશિલ્પ સેવા કેન્દ્ર સંસ્કારનગર ખાતે તેમની આ કેન્દ્ર સરકારની ઓફિસ આવેલી છે. અને સાહેબ પાસે કુલ 13 જિલ્લાઓ છે, જેમાં બનાસકાંઠા, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને દીવનો સમાવેશ છે. સાહેબ, આપ જ્યારે કચ્છમાં આ કાર્ય કરી રહ્યા છો તો સર ને આપણે हिंदीમાં पूछूं क्योंकि साहब की मातृभाषा हिंदी है. तो सर, ये जो पारंपरिक हस्तशिल्प में रोजगार के अवसर व भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके द्वारा हस्तशिल्प के जो कारीगर हैं उनको किस तरह से सहयोग मिल सकता है, सर इसके बारे में बताएं. और सबसे पहले तो आकाशवाणी भुज में आपका हम स्वागत करते हैं सर. धन्यवाद मनोज जी. सर्वप्रथम मैं भी कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प की तरफ से आकाशवाणी भुज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. आपने हमें आमंत्रित किया और एक मौका दिया कि भारत सरकार की योजनाओं के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्छ के सुदूर कोने में बैठे कारीगरों तक इसकी जानकारी हम पहुंचा पाएँ. अब जहां तक पारंपरिक हस्तशिल्प की बात है तो मनोज जी, जो भी पारंपरिक हमारी परंपराएं रही है उसमें ज़्यादातर चीज़ें हम हाथ से बनाते थे, जिसमें चाहे कपड़े आधारित जितने भी हस्तशिल्प हैं, जिसमें अगर मैं कच्छ के संदर्भ में बात करूं तो कच्छ की बांदनी है, कच्छ का अजरक है, कच्छ की बाटिक है और इसके अलावा बहुत सारे कच्छ का वणाट आप कह सकते हैं और बहुत सारे दूसरे क्राफ्ट जो में, जिसमें आप कॉपर कोटेड बेल की बात करें, रोगान पेंटिंग की बात करें, जिसमें आप चाहे कामनगिरी पेंटिंग की बात करें, और इस तरह से लगभग 27-28 क्राफ्ट जो हैं वो कच्छ में कहीं न कहीं थोड़े बहुत प्रैक्टिस हैं. कुछ क्राफ्ट बहुत अच्छे लेवल पे फ्लोरिस हैं और कुछ को हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी हैंड होल्डिंग करके और उनको वापस जो पारंपरिक हस्तशिल्प है उसको पुनः जीवित किया जाए. तो सर, ये हस्तशिल्प क्या है और कच्छ में कौन कौन से ऐसे हस्तशिल्प है? हस्तशिल्प की अगर परिभाषा भारत सरकार के हिसाब से देखी जाए तो उसमें एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि प्रीडोमिनेंटली मेड बाय हैंड, और वो कहीं ना कहीं आपकी पारंपरिक जो आपकी बौद्धिक संपदा है उससे वो आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम जो है वो हाथ से होना चाहिए, यांत्रिक नहीं होना चाहिए. यांत्रिक नहीं होना चाहिए. उसमें टूल्स जो है कम से कम यूज हो. जैसे आप, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि कच्छ में कॉपर कोटेड बेल बनती हैं तो ये हो सकता है कि उसका प्रोसेस में, जैसे कटिंग वगैरह में आप सिंपल टूल्स यूज कर सकते हैं, कैंची वगैरह यूज होती है. इसका मुख्य जो क्राफ्ट का पार्ट है वो है उसकी आवाज़. तो आवाज़ जो पैदा करने का हुनर है वो कारीगरों की, उनकी खुद की बौद्धिक संपदा है, ये उनकी खुद का इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी है. तो उस बौद्धिक संपदा द्वारा कोई भी हाथ से प्रीडोमिनेंटली जो उत्पाद बन रहे हैं, जो जिसकी अपनी पारंपरिक धरोहर है, पारंपरिक जिसका इतिहास है, जिसका मटेरियल मेथड डिस्क्राइब्ड है, तो उसको हस्तशिल्प बोलते हैं. और कच्छ में जैसा मैंने पहले भी बताया 27-28 प्रकार की लगभग क्राफ्ट है, जिसमें टेक्सटाइल कैटेगरी अलग है और नॉन टेक्सटाइल कैटेगरी अलग है. और भारत सरकार ने अभी लगातार प्रयास करके मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ, बौद्धिक संपदा. तो भारत सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धिक संपदाओं को जीआई टैग मिले. और अभी वर्तमान में जो है कच्छ एम्ब्रॉयडरी को जीआई पहले से था, कच्छ सॉल को जीआई था, और अभी हमने कच्छ अजरक, कच्छ बांधनी, कच्छ रोगान को हमने नया जीआई टैग अभी प्रदान किया है.
और बहुत जल्दी ही कॉपर कोटेड बेल को भी जीआई मिल जाएगा और रबारी एम्ब्रॉयडरी को हम अलग से जीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कच्छ के संदर्भ में है, बाकी गुजरात में बहुत सारी अलग अलग कलाएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि कच्छ में जो अजरक बनाई जाएगी इसको दूसरी जगह कोई भी व्यक्ति बैठ के बना नहीं सकता, और अगर बनाया वो बना भी देता है तो उसको कच्छ अजरक के नाम से नहीं बेच सकता, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं ये जीआई के कारण। ऐसे ही पर्यटन से भी बहुत से अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे अभी कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, रणोत्सव चल रहा है, तो सर ये जो पर्यटन से क्या नए अवसर पैदा होते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कि भौगोलिक दृष्टि से इतनी विशालता वाला क्षेत्र है जिसमें आप जितना ये विविधता भरा है उतनी ही इसमें अलग अलग कलाएं हैं। और पर्यटन के माध्यम से क्योंकि अलग अलग लोग यहाँ आते हैं, और आपको मैं बता दूं कि कोरोना के पश्चात जितना हमारा पर्यटकों से मिलना होता है, उनका ये मानना है कि वो ओरिजिनल कारीगरों के क्लस्टर में जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और जितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और कारीगरों से मिल रहे हैं तो एक तो उनसे डायरेक्ट सीधी उनकी सेलिंग हो रही है, डायरेक्ट खरीद रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ डिजाइनर्स आते हैं, कुछ नए एक्सपोर्टर्स भी बहुत सारे आते हैं जो आर्टिजन से मिलके उनके साथ बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यटन का अच्छे अवसर प्राप्त होने से और कारीगरों को एक नए बाजार के लिए और नए उत्पाद पैदा करने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। सर ज्यादातर जो हमारे कारीगर हैं वो खेतीबाड़ी से संलग्न है और महिलाएं हैं, तो सर ये महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या विचार है? सर जहाँ तक महिलाओं की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि भारत क्या पूरी दुनिया जो है नारी शक्ति पे टिकी हुई है, और एक समाज का जो निर्माण है वो स्त्री के इर्द गिर्द ही पूर्णतया होता है। और स्त्री बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में अपने जीवन को एक जीती है, और जिसमें आप कहोगे वो पहले बेटी, फिर बाद में बहू, पत्नी, सास, और इतने सारे रोल को प्ले करते हुए जब हम बात करते हैं कि एक महिला अपने पाँव पर खड़े हो जाए, तो ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारा चैलेंज है। जहां तक हस्तशिल्प की महिला सशक्तिकरण में भूमिका की बात करूं तो हस्तशिल्प क्योंकि परंपरागत जो है हुनर आधारित है, तो महिलाओं को अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से वो हस्तशिल्प ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है, और वो परंपरागत हुनर से, वो छोटे से सुई और धागे से आज आप ये देख सकते हैं कि कच्छ में एक रबारी बहन जो है आज paviband.com की ओनर हैं। आज बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो राष्ट्रीय स्तर की जो है उनको पुरस्कार मिला है, जिसमें आप बांधनी में भी आप देखो, एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत सारी बहनें हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन कर चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, बिना घर छोड़े पारंपरिक हुनर से अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो उसको पहचान दिला सकता है, आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसमें हस्तशिल्प की बहुत बड़ी भूमिका, और हस्तशिल्प वो बहुत अच्छा क्षेत्र। तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बिना घर छोड़े हस्तशिल्प के कारण वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये कोई भी कारीगर है वो आपके विभाग के पास आते हैं, तो सर आपका विभाग की जो भूमिका है वो क्या है? इसमें आप इतना सा समझ लीजिए कि कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प जो है भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जिसका काम है कि राज्य सरकार जो भी हस्तशिल्प में काम कर रहा है उसके प्रयासों को संपूरित करते हुए, सप्लीमेंट करते हुए हम किस प्रकार से एक पूर्ण हस्तशिल्प का एक इकोसिस्टम बनाएं जिसमें कारीगर प्रयास करते हुए उद्यमी बने, और जो कारीगर उद्यमी बन चुका है वो निर्यातक की तरफ जाए। या शॉर्ट में मैं बोलूं तो ये आप इसको ट्रेन की तरह समझ सकते हैं कि स्लीपर जनरल डिब्बे से लेके, स्लीपर से लेके 3rd AC, 2 AC, फर्स्ट क्लास और इंजन तक, या पटरी बिछाने से, तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। जैसे ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको टिकट की जरूरत है, उसी प्रकार से भारत सरकार की समस्त योजनाओं को अगर उनका बेनिफिट उठाना है तो आपको कारीगर पहचान पत्र की जरूरत होती है। तो हमारा विभाग अलग अलग जितने भी कारीगर हैं और उनको पहचान कार्ड जारी करता है, और उस पहचान कार्ड के माध्यम से वो अलग अलग जितनी भी योजनाएं हैं उनका वो फायदा उठा सकते हैं। तो सर ये पहचान कार्ड कैसे बनता है?
जहाँ तक पहचान कार्ड की बात है तो पहचान कार्ड इसके लिए एक सिंपल सा एक पेज का फॉर्म है हमारा, और उसके लिए हम आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जेरोक्स, एक कलर फोटोग्राफ्स की जरूरत है, और उसके पश्चात हमारा विभाग उसका भौतिक सत्यापन करता है कि ये, क्योंकि हमारा कार्ड केवल हस्तशिल्प कारीगरों को मिलता है, ट्रेडर्स को नहीं मिलता, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये हस्तशिल्प कारीगर है या नहीं है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या उसके घर पे जो भी उसका स्टॉक है वो क्या काम कर रहा है, उसकी परंपरागत कौन कौन सी क्राफ्ट का क्या बैकग्राउंड वगैरह है, वो सारे हम फिजिकल वेरिफिकेशन के पश्चात, ये फॉर्म हमको भरने और फिजिकल भौतिक सत्यापन के पश्चात ये कार्ड जो है लगभग आप मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड कार्ड बनता है, तो हमारा कार्ड लगभग महीने भर में हम उसको डिजिटल कार्ड दे देते हैं, ये आधार लिंक्ड कार्ड। सर, ये जो कार्ड अगर मिल गया तो फिर ये कार्ड की भूमिका क्या रहती है? इस कार्ड के कारण क्या क्या फायदे होते हैं? ये ऐसा ही है कि मनोज जी, जैसे मैंने बताया कि भाई हैंडीक्राफ्ट की जो विकास की ट्रेन है उसमें बैठने के लिए ये कार्ड आपके टिकट के रूप में काम करेगा, और इसको लेने के पश्चात आप ट्रेन की यात्रा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, हो सकता है आप जनरल डिब्बे के लिए एलिजिबल है, आप बहुत ही छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका अच्छा खासा ठीक ठाक काम है, वो स्लीपर के हिसाब से हो सकते हैं, कुछ थर्ड एसी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही व्यापक रूप से भी काम कर रहे हैं, जिनके साथ 400-500 बहनें काम कर रही है, तो ये कार्ड तो सबको कॉमन हम इशू करते हैं। और अब भूमिका की बात है कि इस कार्ड के बाद के माध्यम से भारत सरकार ये प्रयास करती है कि जो कारीगर जनरल डिब्बे का है, यानी जो छोटे स्तर पे काम कर रहा है, उसको वित्तीय सहायता से लेके, उसको बाजार सपोर्ट से लेके, उसको डिजिटल मार्केटिंग से लेके, उसको डिजिटल डिजाइन सपोर्ट से लेके, और अलग अलग शिक्षा से लेके जितनी भी उसकी जरूरतें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल किट है, उनसे उसका प्रमोशन हम कोशिश करते हैं कि जनरल डिब्बे का कारीगर प्रमोट होकर स्लीपर में आ जाए, और स्लीपर से वो आगे चलता चलता एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम या नाम बनाए। नाम बनाने की जहां बात है तो भारत सरकार जो है हर साल राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जारी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा शिल्प गुरु है, उसके बाद हम नेशनल अवार्ड जारी करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिसका बाजार में अखबार में विज्ञापन आता है। तो उसके पश्चात अगर उसको अवार्ड मिल गया है तो वो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे मेले हैं, हमारी काउंसिल है, EPCH है, ITPO, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, उसमें भारत का जो हस्तशिल्प है उसको वो प्रतिनिधित्व करने का उनका मौका, तो हम ये संपूर्ण प्रयास करते हैं कि कारीगर को वो समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे वो उद्यमी बने, और उसके बाद में अगर वो बड़े स्तर पे है तो उसको निर्यातक बनाने की दिशा में भी हम बढ़ते हैं। अगर क्लस्टर सपोर्ट की बात है, जैसे अजरकपुर अगर आप जाएंगे तो हमारा ये प्रयास रहा है कि अजरकपुर में बड़ी लगभग 90 या 100 यूनिट हैं, और जहाँ पानी के क्लीन करने की बात हुई उसको, तो हमने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम क्लस्टर्स में एक सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे भुजहाट को डेवलप हुआ, तो इसमें भी भारत सरकार अलग अलग तरह से उसमें सहयोग करती है। તો આજના એપિસોડમાં આપણે આટલી જ વાત કરીશું. આવતા એપિસોડમાં હજુ આપણે વધારે સાહેબ સાથે વાત કરીશું. અત્યારે રજા આપશો. નમસ્કાર. આજના કાર્યક્રમમાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા પારંપરિક હસ્તકલા દ્વારા રોજગારના અવસર અને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કારીગરોને સહયોગ એ વિશે માહિતી આપી રહ્યા હતા ભારત સરકારના હસ્તશિલ્પ સેવા કેન્દ્ર ભુજ કચેરીના સહાયક નિદેશક શ્રી રવિવીર ચૌધરી. મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા મનોજ સોની. રોકાણ માર્ગદર્શન. વાત બચતની.